हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज हम झारखंड के मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार सल्तनत कालीन राजवंश और मुगल कालीन शासक झारखंड को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए यहाँ के क्षेत्रीय राजवंशों पर आक्रमण किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन झारखंड के इतिहास को समझने के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी मेडिएवल हिस्ट्री पर एक नज़र डालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि झारखंड के इतिहास को हम भारतीय इतिहास से अलग नहीं रख सकते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करें तो इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग पूर्व मध्यकाल जो 8वीं सदी से 13वीं सदी तक चला, और दूसरा उत्तर मध्यकाल जो 13वीं सदी से 18वीं सदी के बीच चला। पूर्व मध्यकाल में झारखंड के इतिहास के उतने अधिक तथ्य नहीं हैं, लेकिन कुछ प्रमाण हैं, जैसे नागवंशी शासक द्वारा निर्मित गुमला का महामाया मंदिर, गुमला का ही टांगीनाथ मंदिर तथा रजरप्पा का अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ। ये सब पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करते हैं। उत्तर मध्यकाल की बात करें तो इसमें दो बड़े साम्राज्य का अभ्युदय हुआ था, जिसमें पहला दिल्ली सल्तनत जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था, और दूसरा मुगल काल जो 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चला था। सल्तनत काल में झारखंड में छिटपुट बाहरी आक्रमण हुए, जैसे पश्चिम बंगाल के बीरभूम के राजा द्वारा सिंहभूम पर आक्रमण, दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां द्वारा हजारीबाग पर आक्रमण तथा उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति द्वारा संथाल परगना पर आक्रमण हुए थे, लेकिन इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी झारखंड के रास्ते से ही गुजरकर बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत का ही तुगलक वंश का शासक फिरोज तुगलक ने वर्चस्व की लड़ाई में बंगाल के शमसुद्दीन इलियास शाह को पराजित किया था और हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र में एक बहुत बड़े इलाके को जीत लिया था और सतगावा को ही इस विजित क्षेत्र का राजधानी भी बनाया। इसी प्रकार उड़ीसा का गजपति वंश का संस्थापक कपिलेंद्र गजपति ने झारखंड के कुछ भागों पर कब्जा कर अपना शासन स्थापित किया था। उड़ीसा का गजपति वंश दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के समकालीन था। उड़ीसा का ही एक राजा जयसिंह देव ने 13वीं सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। इसी प्रकार खानदेश का एक शक्तिशाली शासक आदिल खां द्वितीय, जिसे आदिल शाह द्वितीय भी कहा जाता था, झारखंड तक अपने सैन्य दल को भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की, लेकिन इन सब का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और सल्तनत काल में झारखंड की स्वतंत्र सत्ता बनी रही। इसके बाद मुगल साम्राज्य आया, जिसकी स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर की थी। मुगल वंश के शासकों पर एक नज़र डालें तो सबसे पहला शासक बाबर था, जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। इसके बाद हुमायूं शासक बना। हुमायूं के बाद अकबर शासक बना, जो मुगल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अकबर के बाद जहांगीर शासक बना। जहांगीर के बाद शाहजहां और इसके बाद औरंगजेब शासक बना। लेकिन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी 1857 ईस्वी तक मुगल वंश का अस्तित्व बना रहा, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद उतने अधिक शक्तिशाली शासक नहीं हुए थे। लेकिन 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य सूर वंश के हाथों में चला गया था, क्योंकि 1540 ईस्वी में सूर साम्राज्य का संस्थापक शेर शाह सूरी ने बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। फिर 1555 ईस्वी में हुमायूं वापस दिल्ली की गद्दी प्राप्त किया। इस प्रकार लगभग 15 वर्षों तक मुगल साम्राज्य सूर वंश के हाथों में चला गया था। बाबर और हुमायूं के समय झारखंड क्षेत्र मुगलों के प्रभाव से बाहर था, इसलिए इस समय झारखंड के क्षेत्रीय राजा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के शासन करते रहे।
शेर शाह अपने बंगाल अभियान के दौरान झारखंड से ही होकर गुजरा था। वह बंगाल जाने के लिए तेलियागढ़ी के रास्ते का उपयोग किया था, जो अभी साहेबगंज जिले में पड़ता है। झारखंड में मुसलमानों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने वाला शेर शाह ही था। 1538 ईस्वी में शेर शाह ने अपने सेनापति खवास खां को पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस आक्रमण का उद्देश्य श्याम सुंदर नामक एक सफ़ेद हाथी को प्राप्त करना था, जो उसने प्राप्त कर लिया। वैसे भी झारखंड शुरू से हाथियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। हाथी की बात हुई तो एक प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध दालमा अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हुमायूं के बाद अकबर शासक बना, जो मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता था। अकबर के समय ही मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ था। यह संपर्क 1585 में उस समय हुआ जब मुगल फौज ने नागवंशी शासक मधुकर शाह पर आक्रमण किया और उसे हराकर मुगलों के अधीन बनाया। अकबर के समय मुगलों ने सबसे पहले खुखरा की ओर ध्यान दिया, जो उस समय नागवंश की राजधानी थी। वैसे भी मुगल काल में झारखंड क्षेत्र के लिए खुखरा शब्द का प्रयोग किया गया था। खुखरा की ओर अकबर का ध्यान आकर्षण होने का कई कारण था। जैसे अकबर जानता था कि उसके पिता हुमायूं के विरुद्ध शेर शाह ने तथा स्वयं उसके विरुद्ध अफगानों ने इस क्षेत्र का बखूबी उपयोग किया था, इसलिए इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक था। इसी प्रकार अकबर विस्तारवादी था और वह खुखरा को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। आर्थिक कारण पर नज़र डालें तो शंख नदी में मिलने वाले हीरो ने अकबर का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। इस प्रकार 1585 ईस्वी में अकबर ने शाहबाज खां को खुखरा यानी झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा, जिसमें नागवंशी शासक मधुकर शाह हार गया और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर सालाना कर देना मंजूर कर लिया। इसी प्रकार मानभूम, हजारीबाग, पलामू और सिंहभूम में भी मुगलों का संपर्क स्थापित हो गया। तत्कालीन सिंहवंशी राजा रणजीत सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर का सेनापति मान सिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। अकबर के बाद जहांगीर शासक बना। जहांगीर के समय में मुगल झारखंड संबंध में नए युग की शुरुआत हुई। मुगल इतिहास ग्रंथों में खुखरा के नागवंशी राजा को जमींदार ए खान अलामा यानी हीरा खान का मालिक कहा गया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया है। इससे पता चलता है कि जहांगीर को खुखरा की नदियों, खासकर शंख नदी में मिलने वाले हीरो की जानकारी थी, इसलिए वह खुखरा के हीरे खानों पर अधिकार करना चाहता था। खुखरा का नया नागवंशी शासक दुर्जन साल, जो मधुकर शाह का उत्तराधिकारी था, इसने गद्दी पर बैठते ही मुगलों की अधीनता को ठुकरा दिया और उन्हें सालाना कर देना भी बंद कर दिया। जहांगीर ने इब्राहिम खां को दुर्जन साल के विरुद्ध भेजा। इब्राहिम खां ने दुर्जन साल को बंदी बना लिया और उसके हीरो और 23 हाथियों के साथ मुगल दरबार भेज दिया। मुगल बादशाह जहांगीर ने दुर्जन साल को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया, जहां वह 12 वर्षों तक कैद रहा। जो हीरा नागवंशी शासक दुर्जन साल के लिए दुर्भाग्य का कारण बना था, वही उसकी मुक्ति का कारण भी बना। जब मुगल दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद हो गया, तो जहांगीर ने हीरो के पारखी के रूप में दुर्जन साल को ग्वालियर के किले से शाही दरबार बुला लिया। दुर्जन साल ने हीरे की पहचान कर ली। इससे खुश होकर जहांगीर ने उसे शाह की पदवी दी और मुक्त कर दिया। साथ ही जहांगीर ने उसका खोया हुआ राज भी लौटा दिया। इसके बदले में दुर्जन साल ने 6000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार कर लिया। शाहजहां और औरंगजेब के समय के तथ्य उतने प्रमुख नहीं हैं, लेकिन औरंगजेब के समकालीन मेदिनी राय का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि यह पलामू के चेरोवंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था।
मेदिनी राय पलामू के पुराने किले के सामने एक नए किले का निर्माण करवाया था। मेदिनी राय मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। इसी कारण पलामू के नए किले के निकट औरंगा नदी के किनारे चेरों और मुगलों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन चेरों को इसमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में मेदिनी राय ने मुगल आक्रमण से नष्ट भ्रष्ट हुए पलामू की दशा को सुधारने का काम किया और जल्द ही पलामू को अत्यंत समृद्ध बना दिया। इसलिए मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो ये था झारखंड के मध्यकालीन इतिहास के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जिससे झारखंड के विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह के परीक्षा उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।